हेलो दोस्त, कैसे हैं। आज हम लोग जैसे शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, उस तरह से क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें से हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन, और ये पूरा इतिहास का जो सीरीज चलेगा ना दोस्त, ये पूरा इतिहास ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे तुरंत ज्योग्राफी पर, यानी भूगोल ख़त्म करेंगे। फिर पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करेंगे, और इस तरह से साइंस का सीरीज लेकर के आएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप मिस कर दिए तो समझिए कि आप बहुत बड़ा चीज़ मिस कर दिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारा कांस्य युग की थी, यानी कांस्य युग की थी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग से थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते। देखिए दोस्त, नहीं जानते थे, ध्यान देंगे। कभी कभी नहीं लोग ध्यान नहीं देते हैं और खटाक से मार्क के निकल जाते हैं। तो नहीं जानते हैं, तांबा लोग जानते थे, कांसा लोग जानते थे, लेकिन लोहा की अज्ञानता थी। लोहा लोग उस समय नहीं जानते थे। ठीक है, तो लोहा को नहीं जानते थे। नेक्स्ट बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर किसे माना जाता है, कौन है प्रमुख नगर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर जो है वो है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन है, हड़प्पा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु घाटी की लिपि किस प्रकार। देखिए लिपि जो हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए जैसे हम लिखें ये सिंधु घाटी सभ्यता लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, किस लिपि में। तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। अगर ये देखें पिक्टोग्राफ, ये पिक्टोग्राफ लिखा, ये रोमन लिपि में लिखा। उसी तरह से सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार का लिपि से परिचित थे, तो चित्रलिपि, यानी उसको कहते भाव चित्रात्मक लिपि। पिक्टोग्राफ पिक्चर था, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ क्या है। तो वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ क्या है, ऋग्वेद है। ठीक है, आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ बसे थे। अगला क्वेश्चन है आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ बसे थे। पंजाब में बसे थे, जानते होंगे पंजाब में बसे थे। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या बात करें 4 है। जैसे कौन कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। आगे की बात करते हैं उपनिषद किस विषय से संबंधित हैं। तो उपनिषद जो है वो दर्शन से संबंधित है। उपनिषद दर्शन से संबंधित है। जैन धर्म के प्रवर्तक, देखिए यहाँ हम लोग बात करेंगे जैन धर्म प्रवर्तक बोलेंगे तो महावीर स्वामी। और अगर ये पहला जैन धर्म का संस्थापक भी बोलेंगे तब भी महावीर स्वामी आएगा, लेकिन पहला जैन धर्म का तीर्थंकर बोला जाएगा तो कौन आएगा, ऋषभदेव। पहला ऋषभदेव। ठीक है, तो ऋषभदेव करिएगा। जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी पहला पूछा जाएगा। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑब्वियसली सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबको आता होगा। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, अब आते हैं गौतम बुद्ध का जन्म। देखिए ये जन्म और एक मृत्यु,
जन्म और मृत्यु दो जगह हमेशा पूछा जाता है। एक अगर यदि जन्म पूछ दिया तो मृत्यु ने पूछेगा, मृत्यु पूछ दिया जन्म, तो दोनों रखिए। अगर ये जन्म पूछा जाएगा तो लुम्बिनी में हुआ था, और मृत्यु पूछा जाएगा तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, जन्म लुम्बिनी और मृत्यु कुशीनगर, कुशीनगर। ठीक है, जन्म लुम्बिनी और मृत्यु कुशीनगर। ठीक है, आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अभी गौतम बुद्ध का जन्म देख लिए लुम्बिनी में, तो महावीर स्वामी का कहाँ होगा? वैशाली में। ये कहाँ पर है वैशाली? कुंडग्राम में है। वैशाली का एक जिला है, जिला में एक जगह है कुंडग्राम, कुंडग्राम में हुआ था। बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा क्या थी? तो बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा की बात करें तो बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा पाली थी। ठीक है, जैन धर्म की प्रमुख भाषा क्या थी? जैन धर्म, बौद्ध धर्म की पाली। ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म पूछेगा तो पाली, और जैन धर्म पूछेगा तो प्राकृत। बौद्ध, पाली, जैन, प्राकृत, दो चार बोल आपको बोलना पड़ेगा, मेरे साथ में आपको बोलना पड़ेगा। बौद्ध कौन था? तो बोलिए पाली, जैन धर्म, प्राकृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं हम लोग। तो बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश कब मिला था? बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश जब मिला था तो वो था बुद्ध के समय, बुद्ध के समय मिला था। अशोक किस वंश का राजा था? अशोक मौर्य वंश का राजा था। ध्यान देंगे, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं। पहला पूछेगा मौर्य वंश का संस्थापक पूछेगा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त एक तो गुप्त में भी आया, और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य में आया। ठीक है, तो ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य में संस्थापक। उसके बाद कौन आए? बिंदुसार आए। उसके बाद कौन आए? तो अशोक आए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। इस तरह से ध्यान देंगे, तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य अभी बताया तुरंत। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य था। इनका तीन नामों से जाना है, देखिए, चाणक्य, कौटिल्य, और एक नाम है जिसको कहते हैं विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक ने कलिंग युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध था। मौर्य साम्राज्य का इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध में से एक युद्ध माना जाता है कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध अशोक जो लड़ा था वो कब लड़ा था दोस्त? तो कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? अशोक का शिलालेख, शिलालेख क्या होता है? जो पत्थर स्तंभ पर लिख करके उस समय के जो लोग रखा करते। तो अशोक का जो शिलालेख है वो लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। 24 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल का सबसे बड़ा स्थापत्य कार्य क्या है? तो मौर्य काल का 24 नंबर में देखेंगे तो सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा स्थापत्य कार्य में से एक माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे शिक्षा ली? तो ऑब्वियसली दोस्त सबको पता होगा, चाणक्य भी बताया। चाणक्य का तीन नाम था, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? देखिए इसमें दो क्वेश्चन अलग अलग बनेगा। सबसे पहले पूछ रहा है ना, सबसे पहले कुषाणों ने चलाया था, और सबसे अधिक मात्रा में बोलेगा सोना का सिक्का सबसे अधिक मात्रा में किसने चलाया? तो गुप्ता ने चलाया था। ठीक है, तो दो अलग अलग, सबसे पहले किसने चलाया था? कुषाणों ने, और सबसे अधिक सोना सिक्का किसने चलाया था? तो गुप्ता ने। अब आइए, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, कनिष्क का शासन किस काल में था? तो कनिष्क का शासन प्रथम शताब्दी ईस्वी में था। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर, गांधार कला किस काल में विकसित हुई? तो गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। गांधार कला कुषाण काल। ऐसे आपको बोलना पड़ेगा, मेरे साथ में बोलिएगा तो सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, और जब एग्जाम में देखेंगे ना तो एग्जाम में तुरंत क्लिक कर जाएगा दिमाग में, अच्छा गांधार कला है तो कुषाण काल। ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा साथ में। नेक्स्ट 30 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी।
नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन 31, विक्रम संवत किसने शुरू किया था? तो विक्रम संवत विक्रमादित्य ने शुरू किए थे। विक्रमादित्य किनको बोला जाता है? तो ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोला जाता है। यानी विक्रम संवत किसने शुरू की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था? देखिए दोस्त, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि दिया गया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या था? महाराजा धीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि गुप्त काल एक ऐसा काल था जिसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे बिल्डिंग, पुरानी पुरानी इमारतें का निर्माण किया गया था। और सबसे ज़्यादा इतिहास में जो निर्माण हुआ था वो निर्माण काल स्वर्ण युग का ही था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, आर्यभट्ट किस काल के महान गणितज्ञ थे? तो आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त काल के महान गणितज्ञ में से एक माने जाते हैं। आर्यभट्ट किस काल के थे? तो गुप्त काल के। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। देखने में लग रहा है छोटा, लेकिन हर एग्जाम में कन्फ्यूजन लोग करते हैं। ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित था। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो पुष्यभूति वंश से संबंधित था। हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, हर्ष का दरबारी चीनी यात्री कौन था? हर्ष के टाइम में आज जब हर्षवर्धन यहाँ थे हमारे इंडिया में, तो चीनी के एक प्रसिद्ध यात्री यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए थे, उनका नाम था ह्वेनसांग। यानी ह से हर्ष, ह से ह्वेनसांग, ऐसे याद रखेंगे। एक फाह्यान भी आए थे दोस्त, फाह्यान आए थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। और हर्ष के टाइम में ह से हर्ष, ह से ह्वेनसांग, ऐसे याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर, भारत में सबसे पहले किसने भू राजस्व प्रणाली लागू किया था? भारत में सबसे पहले भू राजस्व प्रणाली लागू करने वाले व्यक्ति जो थे वो मौर्य थे। ठीक है, मौर्य ने ही सबसे पहले भू राजस्व मतलब जमीन से टैक्स लेना शुरू किया गया था। प्राचीन काल की बात बता रहे हैं हम, मौर्य काल में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे, सप्तांग सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत था, कौटिल्य जी के द्वारा दिया गया। तो सप्तांग सिद्धांत का विचार किसके दिमाग में आया था? तो कौटिल्य जी के, जिनको अभी बताएं कौटिल्य का कितना नाम है? कौटिल्य को 3 नामों से जाना जाता है, कौटिल्य, चाणक्य और बताइए विष्णुगुप्त। ठीक है दोस्त, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म में 2 अलग अलग बौद्ध धर्म, आगे चल करके बौद्ध धर्म टूट गया था और 2 अलग संप्रदायों में बट गया था। एक हो गए हीनयान और दूसरे महायान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध धर्म को कहाँ से फैलाया? तो श्रीलंका और एशिया, श्रीलंका में भी और एशिया में भी अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किया। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्त, बुद्ध का हर एक्टिविटी को कुछ न कुछ नामों से जाना जाता है। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वो घर से निकले, जब उन्होंने ज्ञान उपदेश दिया और जब उनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु वाला यहाँ देखा जा रहा है। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनको क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। सिंधु घाटी का एक बंदरगाह, एकमात्र बंदरगाह, ऐसे बंदरगाह तो 2-3 मिले हैं, लेकिन सबसे फेमस बंदरगाह लोथल को बोला जाता है। सिंधु घाटी का एक बंदरगाह था और ये लोथल कहाँ है दोस्त? तो गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी बात किए लोथल, तो लोथल किस राज्य में है? तो लोथल है गुजरात में। 45 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 45 नंबर, लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में। रामायण और महाभारत किस काल में रचे गए? तो रामायण और महाभारत दोनों उत्तर वैदिक काल में रचे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र कौन था? तो प्राचीन भारत में शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है दोस्त, वो तक्षशिला को माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 48, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले, अभी बताया हम लोग तुरंत ऊपर क्वेश्चन बात किए कि पहले तीर्थंकर का बात किया जाएगा तो ऋषभदेव को बताना है, और जैन धर्म के संस्थापक के रूप में बोला जाएगा तब संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 क्वेश्चन देखेंगे, गुप्तकालीन प्रमुख कवि कौन थे? गुप्तकालीन प्रमुख कवि के रूप में किनको माना जाता है? कालिदास को माना जाता है। अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन में क्या है दोस्त? तो अंतिम क्वेश्चन है मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। मेघदूत किनकी रचना है? तो मेघदूत